मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपने टॉपिक जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैलेसीज इन्फेरेंसेस उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स रहना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि शायद आज तक की किसी क्लास में हमने इस टॉपिक को नहीं डिस्कस किया था, पहली बार हम इस टॉपिक से रूबरू हो रहे हैं, तो इसलिए कुछ समस्याएं रहना स्वाभाविक है। एक बार में तो हमने जब स्टार्टिंग में ABCD लिखना सीखा था वो भी हम ढंग से नहीं सीख पाए थे, उसके लिए भी हमने मेहनत की थी या कई बार उसे रिवाइज किया था, तो इसके लिए भी हमें रिवीजन की जरूरत होगी और एक्सरसाइज की जरूरत होगी और तब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होगा। खैर, तो लास्ट क्लास में हम अपनी 15 फैलेसीज को कंप्लीट कर चुके थे और 15 फैलेसीज में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि फैलेसीज किस प्रकार से क्रिएट होती हैं। और लास्ट फैलेसी जो हमने डिस्कस की थी वो थी फैलेसी ऑफ सर्कमलोक्यूशन, और जिसे हम बैगिंग द क्वेश्चन के नाम से भी जानते थे, और वो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि ये कब जाके किस प्रकार से क्रिएट होती है, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। जब कोई व्यक्ति बेवजह शब्दों का इस्तेमाल करके बेवजह शब्दों का इस्तेमाल करता है जिनकी जरूरत नहीं होती, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट फैलेसी तक हम चलते हैं बिना समय अपना वेस्ट किए हुए, और देखिए अगली फैलेसी कौन सी है, और ये फैलेसी है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। शब्दों से समझना है, वैसे तो आप ये फैलेसीज याद करते ही रह जाएंगे, याद नहीं होंगे, शब्दों से समझिए। मिडिल, मिडिल का मतलब होता है माध्य, इसे आप कह सकते हैं, या मध्य भाग आप इसे कह सकते हैं। ठीक भाई, मध्य भाग या माध्य इसे आप कह सकते हैं, यानी मीडिएटर, बिचौलिया जिसे हम कह सकते हैं। बिचौलिया कब होता है कि जैसे कि आपके पास ये दो पोल हैं, ये दो पोल हैं आपके, ठीक है, इसमें कोई भी मिडिल नहीं है, कोई भी एक मिडिल पोल है क्या? नहीं है, केवल हमारे पास दो पोल हैं और इन दोनों पोल को ही हम सर्वथा सत्य मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ कोई भी जब हम स्टेटमेंट देते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि इसका मध्य नहीं है कुछ भी, यही सर्वथा है, यही दो पोल अपने आप में कंप्लीट हैं, इनका कोई मध्य नहीं है। यानी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो शब्दों से समझो, मिडिल का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देखिए एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड शब्द किसका अपोजिट है? एक्सक्लूड, एक्सक्लूड किसका अपोजिट है? इंक्लूड का। और इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना, और एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना या बाहर निकाल देना। तो हम कहते हैं ऐसा मिडिल जिसे हमने क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया है, बाहर निकाल दिया, इंक्लूड नहीं किया, शामिल नहीं किया है स्टेटमेंट में, उसे बाहर निकाल दिया है। हम ये मानते हैं कि ये सिर्फ दो पोल ही अपने आप में सत्य हैं, इनका कोई मिडिल नहीं है। तब जब भी हम कोई ऐसा स्टेटमेंट पेश करें तो माय डियर वो बनता है एक्सक्लूडेड मिडिल। ठीक है, इसको मैं एक बार लिख देता हूं। व्हेन someone thinks about only two sides of a fact and exclude or excludes or ignores the मिडिल पार्ट। यानी जब भी दो पोल जो हैं, दो साइड जो हैं किसी भी फैक्ट की, उन्हें ही वो सर्वथा सत्य मानता है, और बीच का जो मिडिल पार्ट है, माध्यम जो है, उसका माध्य जो है, मध्य भाग जो है, उसे वो इग्नोर कर देता है, मानता ये होता ही नहीं है या है ही नहीं, केवल दो फैक्ट देता है, या तो ऐसा है या ऐसा है। इसको सिंपल ऐसे समझ लेते हैं, या तो ऐसा है या ऐसा नहीं है।
बस ये चीजें मानता है व्यक्ति। ऐसे समझ लीजिए जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार का स्टेटमेंट देता है कि या तो ऐसा है या ऐसा नहीं है, तो इस फैलेसी को बल मिलता है, इस फैलेसी का जन्म होता है। जैसे कि ऐसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल से हम ये कहें कि अभी एट प्रेजेंट टाइम, जैसे कि मैं देखता हूं कि आजकल फेसबुक का एक बेहतरीन यूज करते हैं लोग। दो पक्ष बन रहे हैं जो किसी भी सरकार की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट के, उसके एक अपोजिट होते हैं और एक उसके फेवर में होते हैं। फेवर वाले इतने फेवर में होते हैं कि कोई गलत काम भी हो रहा है तो भी उसकी चर्चा नहीं करेंगे और उसको सपोर्ट ही करेंगे, और उसके अगेंस्ट वाले इतने अगेंस्ट होते हैं कि कोई अच्छा काम भी अगर वो करेगा तो भी अगेंस्ट में ही रहेंगे। अब अगर कोई व्यक्ति किसी से कहे कि भैया गवर्नमेंट जो है एक नया कंसेप्ट जो लाने वाली है, या फिर हम कहें कि कुछ वर्षों पहले, थोड़े समय पहले भारत सरकार ने नोटबंदी की थी। अब नोटबंदी की थी तो कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम इसका विरोध कर रहे हो, नोटबंदी का। कुछ व्यक्तियों ने नोटबंदी का विरोध किया था, कुछ ने नहीं किया था, कुछ न्यूट्रल थे, कुछ ने फेवर किया था, तीनों पक्ष थे। लेकिन न्यूट्रल पक्ष को हम हटा देते हैं, सिर्फ दो ही रख लेते हैं, फेवर और अगेंस्ट वाले, और हम कहते हैं भैया तुम नोटबंदी का विरोध कर रहे हो, तो इसका मतलब तो यह है कि ये जो भ्रष्टाचार पनपा हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है हमारे बीच में, उसको तुम सपोर्ट करते हो। भाई नोटबंदी बंद करने के पीछे गवर्नमेंट ने क्या तथ्य दिया था कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। तो कोई व्यक्ति कहता है भैया यार तू नोटबंदी का विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है, भाई विरोध क्यों कर रहा है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे संतुष्ट है। लेकिन ये सर्वथा तो सत्य नहीं हो सकता, और भी कई रीजन हो सकते हैं कि जिससे वो नोटबंदी का विरोध कर रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन से, भ्रष्टाचार से मान लिया कि वो दुखी है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नोटबंदी इसका उपाय नहीं है, उपाय दूसरे होने चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट कोई कदम उठाने चाहिए, नोटबंदी से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि पहुंच वाले लोग जो हैं, जो पावर वाले लोग हैं, वो तो नोटबंदी को भी बेअसर कर देंगे, और भ्रष्टाचार हमेशा पावर वाले लोगों के बीच में ही होता है। एक सामान्य आमजन कब भ्रष्टाचार करता है? किससे भ्रष्टाचार करेगा? अपने कामों से ही उसको फुर्सत नहीं मिलती, जबकि पावर वाला व्यक्ति ही भ्रष्टाचार करता है, और जिसके पास पावर ही है तो इससे भी निपट लेगा, नोटबंदी से भी। कारण यह भी तो हो सकता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, इस मिडिल पार्ट को तो हमने कर दिया क्या? इग्नोर। और हमने डायरेक्ट कह दिया कि यार तू अगर नोटबंदी का विरोध कर रहा है तो हम क्या मान लें कि प्रेजेंट जो सिस्टम है उससे तू संतुष्ट है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। कोई कहे कि मैं, गवर्नमेंट जो नई शिक्षा नीति लाना चाहती है मैं उसके विरोध में हूं, नई शिक्षा नीति जो ला रही है मैं उसके विरोध में हूं। तो कोई व्यक्ति कहे भैया तुम अगर नई शिक्षा नीति के विरोध में हो तो इसका मतलब क्या माने कि तुम अभी जो शिक्षा नीति चल रही है उससे संतुष्ट हो। लेकिन ये तो मतलब ये कोई कंक्लूजन तो सही नहीं हुआ। अरे भाई वो शिक्षा नीति का विरोध इसलिए कर रहा है कि अब जो शिक्षा नीति आप लागू करना चाहते हैं वो भी कोई खास फर्क डालने वाली नहीं है, कुछ परिवर्तन लाने वाली नहीं है। ये भी वो, इसका कारण ये भी तो हो सकता है नई शिक्षा नीति का विरोध इसलिए वो कर रहा हो क्योंकि उसे पता हो कि ये भी बिल्कुल एक नई बोतल में पुरानी शराब जैसी ही है। और आते हैं ना स्टेटमेंट देते हैं आप, नई बोतल में पुरानी शराब, नए कपड़ों में पुराना डर्रा है जो चलता आ रहा है। तो वो कहना चाहता है कि इसमें और पुरानी शिक्षा नीति में क्या अंतर है, फिर मैं तो विरोध इसलिए कर रहा हूं। तो मिडिल पार्ट कोई उससे पूछना ही नहीं चाहता, सीधा कंक्लूजन निकाल देता है कि तुम इससे अगर संतुष्ट हो तो इससे इसका मतलब है कि उससे असंतुष्ट हो, और अगर इससे असंतुष्ट हो तो उस पहले वाले पार्ट से संतुष्ट हो। तो इसके आधार पर आप कहते हैं या तो ऐसा है या ऐसा नहीं है। केवल दो ही फैक्ट को क्या करते हैं हम मानकर चलते हैं, तीसरे किसी मिडिल के बारे में हम सोचते भी नहीं है, और इसीलिए इसे कह दिया गया एक्सक्लूडेड मिडिल, यानी मिडिल पार्ट को आपने क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है, वहां से इग्नोर कर दिया है। ये आपकी फैलेसी है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं एक बार हम। यू आर against the new education policy
thus we can say that you are satisfied with present situation or present एजुकेशन सिस्टम। अब समझिए इसे, एग्जाम्पल आप एक बार पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर उसके बाद में, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आपको क्लियर कर देगा कि ये क्या है एक्सक्लूडेड मिडिल। आप कह रहे यू आर अगेंस्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तुम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है इसके खिलाफ हो। दस इस प्रकार से वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट यू आर सेटिस्फाइड विद प्रेजेंट सिचुएशन, इसका मतलब तुम प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है उससे संतुष्ट हो, और प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, यानी प्रेजेंट में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उससे तुम संतुष्ट हो, ऐसा हम मानते हैं। जबकि मिडिल पार्ट भी एक हो सकता है, यानी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तीन पार्ट होते हैं हर एक सिक्के के, हम ये नहीं कह सकते एक सिक्के के दो पहलू, सिक्के का तीसरा पहलू भी हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कर देते हैं, वहां से निकाल देते हैं पूरे तरीके से। हमारे पास सिर्फ दो पोल बचे रह जाते हैं और उन्हें ही हम सर्वथा सत्य मान लेते हैं, और इससे एक आपकी फैलेसी को जन्म मिलता है, और उस फैलेसी का नाम है एक्सक्लूडेड मिडिल। क्लियर कंसेप्ट। चलिए अगली फैलेसी इसी के जैसी है, थोड़ी सी अलग है लेकिन, और इस फैलेसी का नाम है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड इज द अपोजिट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, और मिडिल तो आपने समझ ही लिया है। इस फैलेसी में और एक्सक्लूडेड मिडिल में क्या अंतर है? एक्सक्लूडेड मिडिल में तो आप मिडिल को इग्नोर ही कर देते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों पोल जो होते हैं उसका एक कॉमन मिडिल होता है, कॉमन मध्य भाग होता है, जिसे आपको किसी ना किसी एक पोल के साथ एक्सप्लेन करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसके साथ कनेक्ट करना होता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, उससे डिस्ट्रीब्यूट किए बिना ही छोड़ देते हो, उन्हें अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ देते हो, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ने की वजह से आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल हो जाता है। यानी वो जो मिडिल है उसको एक्सप्लेन नहीं करते, अनएक्सप्लेन्ड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड को आप क्या लिख सकते हैं? अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड, उसे आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आप उसे बिना एक्सप्लेन किए हुए ही छोड़ देते हैं, और इससे आपके एक फैलेसी को जन्म मिलता है। तो इसे मैं सिंपल वे में लिखवा दूं एक बार आपको। व्हेन अ मिडिल स्टेटमेंट और fact is left undistributed with any side of the statements it becomes unexplained मिडिल। तो एक कैसा मिडिल रह जाता है? अनएक्सप्लेन्ड मिडिल रह जाता है। इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया और बिना एक्सप्लेनेशन के ही उसे छोड़ दिया जाता है, जबकि दो पोल जो हैं
उनमें से किसी न किसी एक पोल के साथ उसे अटैच रहना होगा, उसे जोड़ना होगा, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लेकिन ऐसे किए बिना ही आप उसे एज इट इज छोड़ देते हैं, उसे एक्सप्लेन करते ही नहीं। इवन इतना तक होता है कि किसी को पता भी नहीं लगता कि यहां कोई मिडिल मौजूद है या नहीं है। होता तो है, ध्यान ही नहीं जाता हमारा और हम उसे इग्नोर कर, या कह सकते हैं कि उसके बारे में पता ही नहीं लगता कि ये यहां है कि नहीं है। क्यों पता नहीं लगता? क्योंकि उसको एक्सप्लेन नहीं किया। हम एक्सप्लेन सिर्फ किसे करते हैं? दोनों साइड्स को एक्सप्लेन कर देते हैं, मिडिल के होते हुए भी। एक्सक्लूडेड में तो क्या था, मिडिल को ही गायब कर देते हैं। इसमें मिडिल तो होता है लेकिन उसे क्या कर देते हैं, हम एक्सप्लेन किए बिना छोड़ देते हैं, और इसलिए यह बनता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल बन जाता है। क्लियर? जैसे कि समझिए, दोनों का एक कॉमन मिडिल होता है। कॉमन मिडिल कैसे? जैसे कि ऑल कम्युनिस्ट्स आर अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द USA. So we can say that anyone that is against the USA is a कम्युनिस्ट। एग्जाम्पल को समझिएगा आप। दो फैक्ट हैं इसके, और दो फैक्ट क्या हैं? एक तो है यूएसए की पॉलिसी, और दूसरा है कम्युनिस्ट होना, और तीसरा कोई भी व्यक्ति जो उससे अगेंस्ट में है। तीन फैक्ट हुए आपके यहां पर। एक तो क्या है, यूएसए की पॉलिसी, एक है कम्युनिस्ट, और एक जो कोई उसका विरोध करता है या उसका विरोधी है। लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, विरोधी को डिस्ट्रीब्यूट किए बिना ही छोड़ दिया, इसको एक्सप्लेन किए बिना ही छोड़ दिया, और सिर्फ इन दोनों को ही एक दूसरे से क्या कर दिया, मैच कर दिया, या इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। किन किन को? यूएसए की पॉलिसी को और कम्युनिस्ट को। क्यों? देखिए, आपने कहा ऑल कम्युनिस्ट आर अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द यूएसए। बिल्कुल मानते हैं कि यूएसए की पॉलिसी के खिलाफ होते हैं सारे कम्युनिस्ट। ठीक है, मान लिए बात। आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं कि सभी कुत्ते शेर हैं, कुछ शेर बिल्ली हैं, तो कुछ, यानी दुनिया में सभी कम्युनिस्ट जो हैं वो यूएसए के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो कोई उसके खिलाफ है वो सभी कम्युनिस्ट हो जरूरी थोड़ी। इसका एक डायग्राम बनाकर देखते हैं। ये एक डायग्राम है, ये हैं कम्युनिस्ट, और जितने भी कम्युनिस्ट हैं वो सब यूएसए इसके खिलाफ है, अगेंस्ट है ये। तो सभी कम्युनिस्ट तो इसके अंदर ही आएंगे, लेकिन कुछ और हैं जो अगेंस्ट, जो इसके अगेंस्ट है। लेकिन माय डियर, आप मुझे बताइए, क्या सभी जो उसके अगेंस्ट हैं वो कम्युनिस्ट हैं क्या? नहीं, वो कम्युनिस्ट के अलावा और भी लोग हैं जो उसके अगेंस्ट हैं। यानी जो भी उसके अगेंस्ट हैं उन सबका कम्युनिस्ट होना जरूरी नहीं है। अब हम यहां तीन चीजें, यानी दो तो पोल और एक मिडिल रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उस मिडिल पार्ट को हमने एक्सप्लेन किए बिना छोड़ दिया। हमने इसको एक्सप्लेन इस तरीके से नहीं किया कि नहीं, जो कोई उसके अगेंस्ट हैं वो कम्युनिस्ट भी हो सकते हैं और भी कोई लोग हो सकते हैं। इसका मतलब तो सिर्फ ये निकलता है कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट ही जो हैं वो यूएसए के खिलाफ हैं, बाकी कम्युनिस्ट के अलावा पूरी दुनिया में यूएसए की पॉलिसी के कोई खिलाफ नहीं है। जबकि ऐसा है, यूएसए की पॉलिसीज के खिलाफ कम्युनिस्ट तो हैं ही, साथ में कुछ लोग और हैं जो उसके अगेंस्ट में हैं।
और अगर अगेंस्ट में हैं तो उन सब का कम्युनिस्ट होना जरूरी नहीं है। तो 3 पोल हुए, एक कम्युनिस्ट, दूसरा यूएसए की पॉलिसी और तीसरा जो उसके अगेंस्ट हैं। तो माय डियर 3 चीजें हैं, तो जिसमें तो 2 पोल और एक मिडिल, लेकिन इस मिडिल को बिना एक्सप्लेन किए हुए छोड़ दिया। कौन से मिडिल को? इस अगेंस्ट वाले मिडिल को बिना एक्सप्लेन किए हुए छोड़ दिया गया है, और इसीलिए इसे कहा जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। एक्सप्लेन नहीं किया गया उसे, डायरेक्ट हमने उनके साथ उसे कनेक्ट कर दिया, और इसीलिए इसे कहा गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। गॉट इट? मैं समझता हूं ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इग्नोरिंग आपके उसमें क्या था, एक्सक्लूडेड में, उसमें तो इग्नोर ही कर देते हो, पूरा हटा ही देते हो, निकाल ही देते हो बाहर। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन नहीं करते, मिडिल को हटाते नहीं है, मिडिल तो मौजूद होता है लेकिन उसमें से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है उसको। हम जैसे होता है ना अपने घर में, समाज में होता है, कोई भी कामकाज होता है, उसमें एक व्यक्ति होता है, उसकी कोई खास वरीयता नहीं, बैठा रहता है बेटा बेचारा चुपचाप, उससे कोई पूछता ही नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल में। उसमें तो हम उसे निकाल ही देते हैं घर से बाहर। जैसे होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और वृद्धाश्रम भेज दिया इसका मतलब घर से निकाल दिया। तो वो कौन सी फैलेसी बनी? फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। वेरी गुड। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो घर में तो रखते हैं लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस नहीं मानते, उनका कहना नहीं मानते, उनकी कोई इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में नहीं मानते। तो वो है तो सही वहां मौजूद उनके बीच में, लेकिन बीच में होते हुए भी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको कोई वो वरीयता नहीं देते। वो कौन सी फैलेसी बनाता है? वो बनाता है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल बनाता है। क्लियर कंसेप्ट? चलिए अब अगली फैलेसी पर चलते हैं, फैलेसी नंबर 18। ठीक है, और फैलेसी नंबर 18 है जो कहता है इररिलेवेंट कंक्लूजन। नाम से ही पता लग जाता है इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब होता है जो रिलेवेंट ही नहीं है, जो रिलेटेड ही नहीं है, उसे लिख लेते हैं हम फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन। और जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कंक्लूजन जो होता है वो इररिलेवेंट होता है, स्टेटमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता, वो रिलेवेंट नहीं होता, फिर भी हम उस स्टेटमेंट से उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो है इररिलेवेंट कंक्लूजन। जैसे कि देखिए, इसमें मैं बता देता हूं आपको, in this fallacy conclusion is not related or relevant to the statement, स्टेटमेंट से रिलेवेंट नहीं होता। पढ़ लीजिए, आप अपना समय लीजिए और समझ लीजिए, नाम से ही पता लग जाएगा आपको इररिलेवेंट कंक्लूजन का मतलब क्या है। इररिलेवेंट कंक्लूजन का मतलब है कि जब कंक्लूजन क्या नहीं होता, कंक्लूजन रिलेवेंट नहीं होता। इसको हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति उसके वास्तविक कंक्लूजन के बजाय एक डिफरेंट कंक्लूजन रिप्रेजेंट करता है। इसको आप ये कह सकते हैं कि इन दिस फैलेसी स्पीकर presents a different conclusion of the statement। स्टेटमेंट का एक बिल्कुल ही डिफरेंट कंक्लूजन रिप्रेजेंट करता है, वो कहलाता है क्या आपका इररिलेवेंट कंक्लूजन। आप पढ़ लीजिए इसे एक बार और, भले ही सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है इररिलेवेंट कंक्लूजन। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ें।
एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं जिससे कि ये आपके बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि आपके कुछ स्कीम्स चलती हैं जैसे नरेगा मनरेगा जो हैं, जो भी चल रही हैं आपकी यहाँ पर, या फिर इनकी भी बात ना करें तो आप ये कह सकते हैं मकान बनाने के लिए जो कारीगर आते हैं तो उसमें आपके एक मिस्त्री होता है, बेलदार होता है, यानी जो वर्कर होता है। आप मुझे बताएंगे जो चिनाई का काम करता है वो और उनको जो माल मटेरियल सप्लाई करता है वो, क्या दोनों की मजदूरी समान होती है? आप कहेंगे सर समान तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो चिनाई करने वाला व्यक्ति है वो एक स्किल्ड पर्सन होता है। अगर स्किल्ड पर्सन नहीं होगा तो चिनाई कैसे कर पाएगा? दीवार को टेढ़ी कर देगा, पता लगा ऊपर चढ़ते चढ़ते तो वो ऐसे गोल घूम गई और ऊपर ही आकर गिर गई। होता था पहले ऐसे। मैंने अपने यानी बड़ों से, मेरे पापा से, मम्मी से और हमारे नाना जी और इनसे मैंने सुना था कि पहले के जमाने में जो एक कुएं खोदने का काम करते थे उसमें बहुत ही स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती थी। इतने स्किल्ड कि अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाती थी तो वो जो कुआं होता था वो बिल्कुल ऐसे टेढ़ा हो जाता था। घूमने का मतलब टेढ़ा हो जाता था, या फिर ऐसे सर्किल में ऐसे बल खा जाता था। बल खाने का मतलब कुआं बल नहीं खाता था, एक्चुअली वो खुदाई गलत तरीके से कर देते थे तो उनको नाप नहीं रहती थी ऊपर से नीचे तक सीधे ले जाने की। अब वो जब घूम जाएगा या ऊपर से ऐसे टेढ़ा हो जाएगा तो डेफिनेटली ऊपर तो उनके मिट्टी आ गई फिर बिल्कुल, और मिट्टी को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मिट्टी क्या होगी? गिरेगी, और वो कई लोग उसी कुएं में दबकर मर जाते थे। और आप में से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं सब कभी गांव में अपने मम्मी पापा से, अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से पूछना, वो खुद कह देंगे कि हाँ भैया बहुत मेहनत कर, बहुत ही रिस्की काम होता था। आज की तरह नहीं, आजकल तो बोरवेल भी जो होते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से होते हैं, उसमें कहीं कोई मेहनत ही नहीं है, मशीन का काम हो गया सारा। पहले एक एक काम, पहले पानी भी बहुत ऊपर था, पानी का लेवल जो था, वाटर लेवल जो था वो बहुत ऊपर था, कुआं उससे गहरा खोदना होता था। अब आप खुद आश्चर्य करेंगे, आप खुद सोचिए थोड़ा कि मान लीजिए कुआं उन्होंने खोदना शुरू किया और 80 फीट पे पानी निकलना शुरू हो गया, तो 80 फीट पे पानी निकलना अगर शुरू हो गया है तो अब 80 फीट पे ही तो छोड़ नहीं देंगे ना उसको, फिर कुआं किस बात का? 80 फीट पे तो पानी निकलना शुरू हुआ है, तो उसकी गहराई होगी तभी तो पानी उसमें भरा रहेगा कुएं में, तभी तो हम खींच पाएंगे उसको या यूज कर पाएंगे। तो यानी 80 फीट से नीचे और खोदना है अभी उनको, और पानी ने तो निकलना शुरू 80 फीट पे ही कर दिया है। अब आप सोचिए पानी के रहते रहते वो कैसे अंदर तक खुदाई करते होंगे, पानी में घुसकर, पानी में डूबकर, पानी में बिल्कुल अंदर तक समा जाते होंगे बिल्कुल, और तब खुदाई करते होंगे। कितनी मेहनत का काम होता होगा। तो माय डियर, अब आप खुद समझिए कि अगर हम इसकी बात करें तो आप ये तो बहुत ही, आप कहेंगे अरे सर इसमें तो फिर इसका मतलब बहुत ही स्किल्ड पर्सन की जरूरत है। और अगर स्किल्ड पर्सन की जरूरत है तो आप मुझे बताइए उसे पेमेंट ज्यादा मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए? आप कहेंगे सर पेमेंट तो ज्यादा मिलना चाहिए उसे, और जो स्किल्ड नहीं है उसे उसकी बजाय कम मिलना चाहिए। जैसे कि आपके, मैंने अभी कहा था कारीगर आते हैं और वो उसके जो हेल्पर होते हैं, कारीगर को पेमेंट ज्यादा मिलता है, हेल्पर को कम मिलता है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि यार तुम तो समाज में कहते हो गरीबी और अमीरी में हमें फर्क मिटाना है, तुम तो ये कह रहे हो गरीबी और अमीरी में हमें फर्क मिटाना है। अरे तुम कैसे मिटाओगे गरीबी और अमीरी में फर्क? यहां तो तुम इनको दोनों को, स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन जो हैं, इनको पेमेंट ही अलग अलग दे रहे हो। अरे भाई इनको पेमेंट पहले एक जैसा दो, तब गरीबी और अमीरी में भेद मिटा पाओगे। क्या ये कहना उचित है? तो आप खुद ही कह देंगे सर बिल्कुल गलत है, इनका एक दूसरे से लेना देना ही नहीं है कोई भी। अरे भाई गरीबी और अमीरी मिटाना अलग चीज है, स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन का पेमेंट बिल्कुल अलग चीज है। तो माय डियर ये अलग है, तभी तो इररिलेवेंट कंक्लूजन है, तभी तो ये इररिलेवेंट है, यानी कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से इनका, और इसीलिए इररिलेवेंट बना। और यही आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि द वेजेस for skilled and unskilled workers are unfair as it creates a major gap between the
upper level and the lower level of सोसाइटी। अब इन दोनों फैक्ट्स को देखिए, आप कह रहे हैं द वेजेस फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर अनफेयर, कि स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को जो आप मजदूरी दे रहे हो, मेहनताना उनको दे रहे हो, वो बिल्कुल अनफेयर है, गलत है। क्यों? एज इट क्रिएट्स अ मेजर गैप, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि मेजर गैप क्रिएट कर रहा है। क्यों? किसके बीच में? अपर लेवल और लोअर लेवल जो है सोसाइटी के, उनके बीच में। भैया मजदूरी किसी को अगर दी जा रही है तो वो स्किल्ड और अनस्किल्ड आप खुद कह रहे हैं, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड के हिसाब से दी जाएगी। तो उसका सोसाइटी के लोगों से क्या लेना देना? सोसाइटी का अपर लेवल और लोअर लेवल जो है वो वहां की सिचुएशन से बना है, हमें उसमें गैप मिटाना है। लेकिन स्किल्ड अनस्किल्ड पर्सन को दी जाने वाली मजदूरी में हम गैप नहीं मिटा सकते, उसमें तो डिफरेंस हमें रखना ही होगा। तो ये दो फैक्ट जो एक साथ दे रहे हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड को दी जाने वाली मजदूरी और समाज के उच्च वर्ण और निम्न वर्ण के बीच में गैप की बात हम कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट नहीं है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ इन्हें बेवजह कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे ही कहते हैं फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन। कंसेप्ट क्लियर है आपका? तो माय डियर, ये है आपका नंबर 18। नंबर 18 फैलेसी है ये आपकी, जो है आपकी फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन। क्लियर कंसेप्ट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट फैलेसी को कंप्लीट करते हैं, और वो है आपकी फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। नाम से ही समझ लीजिए, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है अपोजिट। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? अपोजिट। अब इसमें क्या होता है कि अपोजिट एक फैक्ट आप प्रस्तुत करते हैं, अब वो अपोजिट किसके होगा? या तो आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके अपोजिट होगा, या फिर वो कंक्लूजन के अपोजिट होगा। किसी के भी अपोजिट हो सकता है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए स्टेटमेंट के अपोजिट है तो भी यही फैलेसी होगी, कंक्लूजन के अपोजिट में है तो भी यही फैलेसी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट जो रिप्रेजेंट करे, कॉन्ट्रास्ट यानी अपोजिट सिचुएशन रिप्रेजेंट जो करती है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। वैसे आप सिंपल वे में समझ सकते हैं, कुछ कंजंक्शंस भी होते हैं हमारे पास जो कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बट। इससे आप समझने की कोशिश कीजिए, बट कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और बट का मतलब क्या है? आप कहते हैं लेकिन, तो माय डियर आप बताइए बट का प्रयोग आप कब करते हैं? जब दो सिमिलर कैटेगरी वाले स्टेटमेंट रखते हैं तब, या अपोजिट रखते हैं तब? तो मेरे ख्याल से आपका जवाब यही होगा सर, अपोजिट होंगे तब। यानी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए बट का प्रयोग नहीं हो सकता, दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए बट का प्रयोग नहीं होगा। बट का प्रयोग तो तब होता है जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव। कैसे? जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि वह इंटेलिजेंट है लेकिन एग्जाम पास कर सकता है, तो स्टेटमेंट सही होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? इंटेलिजेंट होना पॉजिटिव और एग्जाम पास करना ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, इसलिए स्टेटमेंट बट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि वह इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन एग्जाम पास नहीं कर सकता? तो आपका कहना होगा सर ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट नहीं है, इट इज नेगेटिव, एग्जाम पास नहीं कर सकता, इट इज ऑल्सो नेगेटिव, एंड बोथ सेंटेंसेज दैट आर नेगेटिव in themselves cannot be connected with the but, because but is a contradictory conjunction। कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है, इसलिए इससे कनेक्ट हम नहीं कर सकते। तो फिर हम कनेक्ट कैसे करें कि वह इंटेलिजेंट है लेकिन एग्जाम पास नहीं कर सकता? इंटेलिजेंट होना पॉजिटिव और एग्जाम पास नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव। इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, और इसी प्रकार से यहां कॉन्ट्राडिक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, when a statement becomes opposite to
another statement or कंक्लूजन, यानी जब कोई भी स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का अपोजिट हो जाए या कंक्लूजन का अपोजिट हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यानी अपोजिट सिचुएशन होगी और अपोजिट सिचुएशन होने से वहां पर उसका आपका जो कॉन्ट्राडिक्शन का कंसेप्ट है वो क्रिएट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट यहां तक? व्हेन अ स्टेटमेंट बिकम्स अपोजिट, यानी जब क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है दूसरे स्टेटमेंट के या फिर कंक्लूजन के। कैसे, इसको समझिएगा। इसके मैं दो आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, पहले समझा देता हूं फिर आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक फेस्टिवल आता है दिसंबर में, सबको पता होगा, क्रिसमस डे। अब क्रिसमस डे के लिए मैंने सुना है लोगों से या फिर बच्चों में ज्यादा क्रेज होता है कि उस दिन सांता क्लॉज आते हैं और बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। कुछ बच्चे हैं जो मानते हैं कि सांता क्लॉज होता है और कुछ बच्चे मानते हैं सांता क्लॉज नहीं होता है। लेकिन एक तरफ हमने स्टेटमेंट दिया कि क्रिसमस डे के दिन सांता क्लॉज जो है बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। इसमें कहीं पर भी बच्चों की कोई कैटेगरी बताई क्या आपने? नहीं। लेकिन आप ये कह देते हैं पहले तो कि सांता क्लॉज जो होता है क्रिसमस डे की रात बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, लेकिन वो उन बच्चों के लिए गिफ्ट नहीं लाते जो उनमें विश्वास नहीं करते। पहले तो आपने कहा कि बच्चों के लिए लाते हैं, तब तो कोई कैटेगरी नहीं बताई, और अब आप कह रहे हैं अगर सांता क्लॉज वास्तव में होते हैं तो बच्चों में फर्क क्यों करेंगे? उनके लिए तो सब बच्चे एक समान है। बिल्कुल वैसे जैसे हिंदू माइथोलॉजी में हम कहते हैं हम सब ईश्वर की संतान हैं। अब अगर ईश्वर की संतान है तो आप सबको पता है माता पिता अपनी संतान की परवरिश समान रूप से करते हैं। क्या माता पिता के प्रेम में कहीं कोई कमी आती है कि जब एक बच्चा तो सिंसियर होता है और दूसरा ज्यादा निकम्मा निकल जाए? प्रेम तो उनका दोनों के प्रति होता है। हां, एक को समझाने का प्रयास वो ज्यादा करते हैं, लेकिन दोनों के प्रेम में कमी नहीं आती, दोनों के प्रति उनके लाड प्यार में, ममता में कमी नहीं आती। तो लेकिन हम ये कहें कि ईश्वर अपनी संतान की हमेशा मदद करते हैं। हमने ये कहा अपनी संतान, और संतान कौन? मनुष्य हमने कह दिया। तो मनुष्य में तो सब आ गए, आस्तिक लोग हैं वो भी और नास्तिक हैं वो भी। अब हम ये कहें कि ईश्वर अपनी संतान की रक्षा करते हैं, अपनी संतान की मेहनत का मदद करते हैं, उनकी मेहनत का फल नहीं रखते, उनकी मेहनत का फल हमेशा देते हैं, लेकिन वो उन्हीं की मेहनत का फल देते हैं, उन्हीं की सहायता करते हैं जो उसमें विश्वास करते हैं या जो आस्तिक हैं। नास्तिक लोगों का वो क्या नहीं करते? मदद नहीं करते, उनका भला नहीं करते। ऐसा कहा जा सकता है क्या? तो ये तो आपके खुद के पहले दिए गए स्टेटमेंट को ही आप अपोजिट करके बता रहे हैं। पहले तो आपने कहा कि ऐसा है कि हम उनकी संतान है और संतान की परवरिश माता पिता समान रूप से करते हैं, और दूसरी तरफ कह दिया ईश्वर केवल उनकी मदद करते हैं जो उनमें विश्वास करते हैं। तो इसमें विश्वास करना नहीं करना बात शामिल नहीं होती, वो सबकी समान रूप से सहायता करेंगे, सबकी समान रूप से मदद करेंगे, सबका समान रूप से भला करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को देना, अपोजिट स्टेटमेंट को देना ही इस फैलेसी को जन्म देता है, और वो कहलाता है फैलेसी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अपोजिट सेंटेंस या स्टेटमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एज it is said that we all are the children of God, so help us in our problem, but he help those who believe in him।
स्टेटमेंट को देखिए, हम कह रहे हैं एज इट इज सेड दैट वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब ईश्वर की संतान हैं, और ही हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम, और वो हमारी हर समस्या में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो हम सब, इधर तो कह दिया ऑल, ऑल का मतलब जितने भी मनुष्य हैं वो सब संतान हैं, और संतान की सहायता समान रूप से ईश्वर करेंगे। लेकिन आगे आपने एक इसके अपोजिट कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर दिया कि बट ही हेल्प दोज हु बिलीव इन हिम, यानी वो केवल उन्हीं की सहायता करेंगे जो उसमें विश्वास करते हैं, ईश्वर को जो मानते हैं, केवल वो ईश्वर उन्हीं की सहायता करेंगे। आप इस कंक्लूजन और स्टेटमेंट का एक अपोजिट स्टेटमेंट यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी से आपकी जिस फैलेसी का निर्माण हो रहा है वो है फैलेसी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। जैसा कि मैंने यहां लिख दिया है, व्हेन अ स्टेटमेंट बिकम्स अपोजिट, जब आपके द्वारा दिया गया कोई स्टेटमेंट अपोजिट हो जाता है दूसरे स्टेटमेंट के या फिर किसी कंक्लूजन के, तो उसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये है आपके 19 नंबर फैलेसी। अब इसके बाद में आपकी 3 फैलेसी और हैं, 20, 21, 22। तो आपकी 3 फैलेसी हैं, टोटल 22 आपकी फैलेसीज हैं, 22 फैलेसीज हैं टोटल, जो आपके रीट के सिलेबस में दी गई हैं, और टोटल 22 फैलेसी आपको पढ़नी है। हालांकि इनमें ज्यादातर फैलेसीज पहली बात तो डिस्कशन किया ही नहीं जाता, और किया जाता है तो 5-10 जो सिंपल हैं उन्हें डिस्कस करके कंप्लीट करवा दिया जाता है, लेकिन आपको पूरी कंप्लीट करनी है। एग्जाम में किसी भी फैलेसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें जैसे कि एक फैलेसी तो आपकी बनती है फैलेसी ऑफ एम्फीबॉली। एम्फीबॉली का मतलब ये आप समझ गए होंगे, एम्फीबॉली का मतलब होता है कि स्टेटमेंट इस प्रकार से ग्रामेटिकल स्टेटमेंट दिया जाता है कि जिससे हम उसका प्रॉपर मीनिंग, कि इसका आखिर मीनिंग क्या निकल रहा है समझ ही नहीं पाते, या कह सकते हैं जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए तो उसे कहा जाता है एम्फीबॉली का मतलब होता है कंफ्यूजेबल, कंफ्यूज कर देता है हमें। फिर उसके बाद में आता है फॉल्टी प्रीमाइजेस, फैलेसी ऑफ फॉल्टी प्रीमाइजेस। और फॉल्टी प्रीमाइजेस का मतलब है कि जिस ऐसा प्रीमाइज जिसमें फॉल्ट होता है, कमी होती है। और फिर आता है आपका फैलेसी ऑफ नॉन सिक्विटर। नॉन सिक्विटर का मतलब होता है बिना किसी कंक्लूजन को जाहिर किए हुए, एनालिसिस किए हुए कोई भी कंक्लूजन रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है नॉन सिक्विटर। ठीक है, तो टोटल आपकी 22 फैलेसी हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। आज हमने ये अपनी 4 फैलेसीज कंप्लीट करके 19 फैलेसीज कंप्लीट कर ली हैं। बाकी 3 फैलेसीज जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तब तक आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए, अगली क्लास में आपकी फैलेसीज कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।